ध्यान से देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। सुन रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज? अब प्रकाश का अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? तो देखिए, अभी इससे पहले हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जब प्रकाश किसी उच्च कोटि के पॉलिश की हुई चमकदार पृष्ठ से टकराती है तो वह लौटकर पुनः प्रकाशिक माध्यम की ओर वापस चली जाती है। मतलब उसका अधिकांश भाग जो है लौटकर वापस उसी माध्यम में चला जाता है। परंतु अपवर्तन की घटना में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अपवर्तन की घटना में प्रकाश जो है वह एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर जाती है। सुन रहे हैं? अपवर्तन की घटना में क्या होता है? प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम के अंदर प्रवेश कर जाती है, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना? अपवर्तन की घटना में सबसे पहली घटना क्या होती है कि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम के अंदर प्रवेश करती है। तो जब वो प्रवेश करती है, ठीक है ना, सुन रहे हैं, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तब उसका पथ विचलित हो जाता है। मतलब वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। सुन रहे हैं? वो अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। विचलित होने का मतलब थोड़ा पथ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। समझ रहे? अपने अपने रास्ता से भटक जाती है। सुन रहे हैं? चल किसी और रास्ते पर होती है और माध्यम बदलने के बाद, ठीक है ना, वह दूसरे किसी रास्ते पर चलने लगती है। समझ रहे हैं? अब ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण हम आपको पहले बताए हुए हैं, लेकिन उसी को हम लोग धीरे धीरे करके एक एक पढ़ेंगे। सुन रहे हैं? तो देखिए, होता है अपवर्तन की घटना समझ में आया क्या होता है? अपवर्तन में जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आया? पहले अपवर्तन समझे हो क्या कहा जाता है? कि जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं ना जी। यही घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन और परावर्तन में अंतर समझ में आया? अपवर्तन में माध्यम बदल जाता है तो प्रकाश के चलने का पथ भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। और प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम के अंदर प्रवेश कर जाती है। लेकिन परावर्तन में प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश नहीं करती है, ठीक है जी। वह किसी चिकने एवं चमकदार तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। दूसरा माध्यम के अंदर प्रवेश नहीं करती है। समझ रहे हैं? दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? परावर्तन में क्या होगा कि जब प्रकाश किसी उच्च कोटि की पॉलिश की हुई चमकदार सतह पर गिरेगी तो उससे टकराकर पुनः वह उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, ठीक है ना। माध्यम को भेद कर अंदर प्रवेश नहीं करेगी, ठीक है ना। लेकिन अपवर्तन में माध्यम को भेद कर उसके अंदर चली जाएगी प्रकाश। सुन रहे हैं? माध्यम के अंदर चली जाएगी, ठीक है ना। अर्थात माध्यम बदलेगा और जहां भी माध्यम बदलेगा, जिस बिंदु पर माध्यम बदलेगा उसी बिंदु से अपवर्तन की घटना अर्थात वह अपने मार्ग से विचलित होने की घटना उत्पन्न करेगी। समझ रहे हैं? जिस बिंदु पर, ठीक है ना, क्या होगा? माध्यम परिवर्तित होगा, माध्यम परिवर्तित होगा, उसी बिंदु से उसके चलने का पथ भी क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा, बदल जाएगा। समझ रहे हो ना? जहां पर भी माध्यम परिवर्तित होगा, जिस बिंदु से परिवर्तित होगा उसी बिंदु से क्या हो जाएगा? उसका पथ विचलित हो जाएगा, ठीक है ना। सुन रहे हैं? उसी बिंदु से उसका पथ क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि नियम ही है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से
दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है ना, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ऐसा थोड़े होगा कि माध्यम बदल गया फिर भी कुछ दूर तक सीधे जा रही है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। जहां भी जिस बिंदु पर भी माध्यम परिवर्तित हो जाएगा उसी बिंदु से ही उसके पथ में विचलन उत्पन्न हो जाएगा। राजीव बुझा रहा है? हा? समझ रहे हो ना? जिस बिंदु पर माध्यम बदलेगा उसी बिंदु से क्या हो जाएगा, उसका पथ, किसका पथ, प्रकाश का पथ विचलित हो जाएगा, ठीक है ना। देखो तो परिभाषा क्या लिखा जाएगा, बोलिए, जब प्रकाश, ठीक है ना, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से, चाहे पथ से, मार्ग को ही पथ भी कहा जाता है, ठीक है ना, पथ से विचलित हो जाती है, ठीक है ना। जी विचलित में छोटी ही रहेगा, में लपत विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये पहला परिभाषा समझ में आया? बोलो जी, यही आपके किताब में भी होगा, ठीक है ना। लिखिए, अब इसका चित्र देखिए थोड़ा। अब इसके लिए मान लेते हैं हम ये वो कांच का टुकड़ा, क्या ले लिए हैं, कांच का टुकड़ा ले लिए, समझे जी। यह कोई कांच लिए हैं, कांच मतलब शीशा, ठीक है ना, और इस टुकड़े के अंदर ये कोई आपतित किरण यहां से आ रही है, कोई प्रकाश किरण इधर से आ रही है, ये प्रकाश स्रोत है, ठीक है ना। प्रकाश स्रोत, ठीक है ना जी। हाई प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आप जानते ही हैं, आपतित किरण कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या होगा, आपतित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु का नाम आपतन बिंदु होता है, ठीक है ना। आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु का नाम क्या होता है, आपतन बिंदु, ठीक है ना। तो है ये वो आपतन बिंदु हुआ। आपतन बिंदु पर क्या खींचा जाता है, अविलंब, ये सब पहले से पढ़े हुए। अविलंब किस पर लंबवत होता है, तल पर, परावर्तक तल पर। तो अब इस तल का नाम बदलकर अपवर्तक तल हो गया, या दोनों माध्यमों का पृथकारी पृष्ठ, सुन रहे हैं, दोनों माध्यमों का। एकरा ऊपर हवा है ने क्या है, हवा, वायु है, ऊपर क्या है, वायु, तो पहला माध्यम हुआ वायु, पहला माध्यम कौन हुआ, वायु, समझ में आया। इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं कुछ n1, पहले माध्यम का अपवर्तनांक मतलब क्या है, n1 है, ठीक है ना। पहला माध्यम क्या ले रहे हैं हम लोग, वायु। दूसरा माध्यम क्या माने हुए हैं, कांच, यह क्या है, दूसरा माध्यम है, इसका अपवर्तनांक क्या है, n2, समझ रहे हो जी, है ना, देखना, दूसरा माध्यम है
दूसरा माध्यम कौन है? कांच। एक अपवर्तनांक कितना है? ठीक है ना। पहला माध्यम कौन है? वायु। पहला माध्यम कौन है? पहला माध्यम कौन है? वायु, जिसका अपवर्तनांक क्या है? n1। ठीक है ना। अब इसमें n1 का मान जो है देखना है, n1 का मान, ठीक है ना, n1 का मान यह छोटा है किससे? n2 से। तभी जो होगा हाई पहला माध्यम, अगर दो माध्यमों के बीच में जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है वह विरल माध्यम होता है, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो सघन माध्यम होता है। ठीक है ना। विरल और सघन बुझाया। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा वह विरल होगा। क्या होगा? वह विरल माध्यम होगा। ठीक है ना। वायु और कांच में वायु विरल माध्यम हो गई और कांच क्या हो गया? सघन माध्यम हो गया। समझ में आया? जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वह प्रकाशिक सघन होगा, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा वह प्रकाशिक विरल होगा। ठीक है ना। विरल और सघन समझे हो? तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जहां लिखा गया है वहां यह भी कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है या निम्न अपवर्तनांक वाले माध्यम से उच्च अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। समझ में आया? अब देखिए, अब इस बिंदु का नाम क्या है? आपतन बिंदु पर क्या खींचा जाता है? अविलंब किस पर लंबवत होता है? तल पर। आपतन अपवर्तक तल पर। तो परावर्तक तल का नाम बदल करके अपवर्तक तल हो गया है। इसका नाम हो जाएगा अपवर्तक तल। यह अपवर्तक तल दो माध्यमों को अलग करने का कार्य कर रहा है, दो माध्यमों में अंतर उत्पन्न कर रहा है। इसीलिए इसका नाम हो जाता है पृथकारी पृष्ठ। क्या नाम हो जाता है? पृथकारी लिखा जाएगा पृथकारी पृष्ठ। समझे जी? पृथकारी पृष्ठ क्या करता है? दो माध्यमों में अंतर उत्पन्न करने का कार्य करता है। ठीक है ना। यहां तक समझे हो? अब देखो आगे क्या होगा। तो हाई अविलंब हो गया। पहला अविलंब क्या नाम है? पहला अविलंब n1 है। ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि जब प्रकाश इसके अंदर प्रवेश करेगी, है ना, देखो, जब प्रकाश यहां से आगे जब प्रवेश करेगी तो इसको जाना चाहिए तो बिल्कुल इसी मार्ग पर, बिल्कुल ऐसे सीधा ना जी, ऐसे बिल्कुल सीधा जाना चाहिए, परंतु इस सीधा नहीं जा रही। अब ये यहां से क्या होगी? अविलंब क्यों झुकेगी? काहे झुकेगी? क्योंकि आप जानते हैं कि कांच जो है वो कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। नहीं, कांच नहीं, वायु क्या है? विरल माध्यम। विरल माध्यम अर्थात वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। जो विरल माध्यम होता है ना, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। सुन रहे हैं? तो जब प्रकाश की चाल धीमी, जब यहाँ से प्रकाश अंदर प्रवेश करेगी तो इसकी चाल बदल जाएगी। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल एवं तरंगदैर्ध्य अलग अलग होते हैं, याद है गुण? तो यहाँ से जब अंदर प्रवेश करेगी तो माध्यम बदल रहा है। जब माध्यम बदल रहा है तो इसका पथ क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। बदलेगा तो इधर आएगा कि उधर जाएगा? अविलंब से
अविलंब की ओर झुकेगा कि अविलंब से दूर भागेगा? तो जब प्रकाश अंदर प्रवेश कर रही होगी, मतलब जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही होगी, तो उस क्षण प्रकाश का पथ जो होगा वह अविलंब की ओर झुक जाएगा। समझ में आया? भाई प्रकाश जो ऐसे जाना चाहिए वो कहाँ चली आई? यहाँ पर ना जी। क्यों? क्योंकि अंदर प्रवेश करने पर प्रकाश का वेग धीमा हो जाएगा। धीमा हो जाएगा तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक ना? प्रकाश का वेग धीमा होने के कारण क्या होगा? अविलंब की ओर झुकने लगेगी। पुनः अब यहां से लेकर यहां तक एक ही माध्यम है ना जी। हे बिंदु से लेकर इस बिंदु तक एक ही माध्यम है। तो आप अब एगो गुण याद किए हुए हैं कि एक ही माध्यम में प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। हैजा से लेके हैजा ले प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलेगी। पुनः जब यहाँ पहुंचेगी, अब यहाँ पर भी अविलंब डालिए, यहाँ पर भी माध्यम बदल रहा है ना। है ऊपर कांच है, नीचे हवा है ना, फिर से वायु आ रही है, ठीक है ना जी। ऊपर कांच फिर नीचे, फिर यहाँ माध्यम बदल रहा है। समझ में आया? तो ये दूसरा अविलंब है। समझ में आया? ये दूसरा अविलंब होगा। अब इस बिंदु के लिए है ना, देखो इस बिंदु के लिए हाई वाली जो किरण है, ठीक है ना, ये वाली जो किरण है वह आपतित किरण का कार्य कर रही है। इस वाले बिंदु के लिए देखना नाम कहेंगे बदल रहा है इसमें। हाई कौन किरण है? आपतित किरण। यहाँ अपवर्तन हो रहा है, यहाँ अपवर्तन जब हो रहा है तो इसका नाम हो गया अपवर्तित किरण। इसी किरण का नाम क्या बदल गया अब? ना जी, भाई अपवर्तित किरण हो गया, ठीक है ना। अब इस बिंदु के लिए देखो, हे बिंदु के लिए हाई वाली किरण आपतित किरण है, इसी बिंदु के लिए हाई वाली किरण अपवर्तित किरण है। अब बिंदु जब बदल जाएगा, मतलब जब यहां आ जाएगा, अगर इस आपतन बिंदु की बात करें तो हाई अपवर्तित किरण अब आपतित किरण का कार्य करेगी। इस बिंदु के लिए हाई अपवर्तित किरण किसका कार्य करेगी? आपतित किरण का, ठीक है ना। अब जब यहाँ प्रकाश आएगी, यहां से जब आगे बढ़ेगी तो आगे बढ़ने पर पुनः इसका पथ विचलित होगा। क्यों? क्योंकि फिर माध्यम बदलेगा। अब माध्यम बदलेगा तो प्रकाश कांच से किसमें प्रवेश करेगी? वायु। कांच से मतलब विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर भागती है। अविलंब से दूर भागेगी तो कितना दूर भागेगी? जिससे कि भाई पुनः पहले वाले पथ का अनुसरण कर सके, ठीक है ना। सुन रहे हैं? तो इसीलिए इसके समांतर हो जाएगी, ठीक है ना। समझ में आया? हे वाले पथ के जहां से इसको जाना चाहिए था, हे ही ना जाना चाहिए था इसको, तो इसी के समांतर हो जाएगी, ठीक है ना। समझ में आया? नहीं, समांतर हो रही है तो मिलेगी कहाँ? हाँ, वेग बढ़ेगा तभी तो दूर भाग रहा है। वेग बढ़ रहा है तभी ना दूर भाग रहा है जी। समझ रहे हो? चित्र समझ में आया है? अब इस बिंदु के लिए इस किरण का नाम अपवर्तित किरण हुआ। इस पूरी घटना में इस किरण का नाम निर्गत किरण हुआ। समझ में आया? इस पूरी घटना में इस किरण का नाम क्या होगा? निर्गत किरण। है आपतित किरण है, मतलब जो माध्यम के अंदर प्रवेश कर रही है, ठीक है ना, और जो माध्यम से बाहर निकल रही है तो उसका नाम निर्गत किरण हो गया, ठीक है ना। समझ रहे हैं? लेकिन अगर इस बिंदु के लिए इस किरण का नाम पूछा जाए तो क्या होगा? अपवर्तित किरण। है का नाम क्या होगा? आपतित किरण। इस बिंदु के लिए है आपतित किरण है, नीचे वाली अपवर्तित किरण, ठीक है ना। समझ रहे हो? तो है निर्गत किरण अपवर्तित किरण भी हो सकती है, ठीक है ना। चित्र समझ में आया है?
पूरे घटना में प्रकाश है, सघन माध्यम से बाहर निकलने वाली किरण कौन सी है, ये ना बाहर निकल रही है तो इसका नाम निर्गत किरण हो गया है, ठीक है ना। पूरा अपवर्तन फाइनली लास्ट इसी में ना हो रहा है, तो माध्यम से बाहर निकल रही है, अंतिम अंतिम प्रकाश किरण जो माध्यम से बाहर निकल रही है वो यह है, इसी के लिए इसका नाम क्या हो जा रहा है, ठीक, समझ में आया। चित्र समझे हो, चित्र बनाओ पहले, उसके बाद फिर बताते हैं। जाओ, थोड़ा उधर से भी कुछ लड़कों को लाने का प्रयास करो। हाँ 15-20 को ले आओ उन्हें से खींच के। तुम कहाँ जाएगा, हमको भी जाना है, सभी लोगों को जाना है, लिख लो। अच्छा पहले चित्र बना लो जल्दी से।